Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So students, हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का चैप्टर साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स के लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बताए थे प्लस साथ में कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी बताए थे। आज हम कुछ और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आपके असेसमेंट में गिवन दिए हुए हैं चैप्टर के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेसी ऑफ डेटा इन ई कॉमर्स कंटेक्स्ट? ई कॉमर्स कंटेक्स्ट के हिसाब से प्राइवेसी से आप क्या समझते हो? तो पहले तो ई कॉमर्स क्लियर है सबको अच्छे से, है ना? ई कॉमर्स रिलेटेड है बिजनेस फील्ड से जिसमें बाइंग और सेलिंग ऐसे कुछ ट्रांजेक्शंस होते हैं। ओके, अब यहाँ पर प्राइवेसी से हम क्या समझते हैं? आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है कि जब भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे यूजर्स कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो उस टाइम पे हर यूजर कंज्यूमर चाहता है कि उसका जो डेटा है, जो भी डिटेल्स है वो सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइवेसी कहते हैं। तो देखते हैं आंसर। द प्राइवेसी इन ई कॉमर्स इज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग, है ना? बिजनेस में, ट्रेडिंग में जो पार्टीज इन्वॉल्व रहती है ई कॉमर्स के थ्रू उनके डेटा से रिलेटेड होती है, उनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड होती है। व्हाइल ट्रेडिंग इन ई कॉमर्स पीपल आर डिस्क्लोजिंग देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड दोज इंफॉर्मेशन आर बीइंग जनरेटेड एंड रीचिंग टू द हैंड ऑफ द अदर पार्टीज। तो ई कॉमर्स में होता क्या है, यहाँ पर जब ट्रेडिंग हो रही होती है ई कॉमर्स में एट दैट टाइम कि यदि कोई डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो गई या किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन हो गई, वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी के हाथ में जाती है। क्लियर? अब आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो किसी वेबसाइट के थ्रू, सपोज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो आपकी जो डिटेल है, ओके, वो डिटेल भी कहाँ जाती है? मर्चेंट साइट पे जाती है। क्लियर? तो इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या? प्राइवेसी रखना। क्लियर? तो ई कॉमर्स में क्या होता है? प्राइवेसी समझ में आया? यूजर के डेटा को सेफ रखना। वो डेटा कैसा भी हो सकता है, ओके, आइदर उनकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो सकती है, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई ऑर्डर डिटेल हो सकती है, कैसी भी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज What role does consumer consent play in implementing the privacy of user data? यूजर की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करने के लिए ये जो टर्म है कंज्यूमर कंसेंट, इसका क्या रोल है? कंज्यूमर कंसेंट कैसे रिलेटेड है? अब इसके पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि प्राइवेसी के लिए मर्चेंट जो होती हैं या फिर जो ट्रेडिंग है, बिजनेस है, वहां कैसे प्राइवेसी मेंटेन की जाती है ई कॉमर्स वेबसाइट्स में। अब क्योंकि बिजनेस हो रहा है तो वहां कंज्यूमर्स होते हैं, ओके, तो कंज्यूमर कंसेंट के हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या रोल होता है प्राइवेसी का? द मैसेज विल पॉप अप ऑफ योर डिवाइस टू आस्क परमिशन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. If you allow only then he or she will be able to use your personal data, hence it provides protection of your data. तो कैसे कंज्यूमर कंसेंट से? देखिए, कोई भी कंज्यूमर किसी भी वेबसाइट से जब ट्रांजेक्शन करता है, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज करता है, तो एट दैट टाइम आपके फोन में मैसेजेस भी आते हैं कि क्या आप इसे परचेज करना चाहते हो, या बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं, डू यू लाइक दिस, डू यू यूज दिस, डू यू वांट टू परचेज दिस, ओके। तो ये कंज्यूमर कंसेंट साइट से मैसेजेस होते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना प्रोटेक्ट करते हो अपनी डिटेल्स को, ओके। तो मैंने इस आंसर में यही समझाया है कि हर एक यूजर के पास में राइट होता है, उसे पता होना चाहिए कि आप कौन सी साइट से कैसे क्या परचेज करने वाले हो, ओके, क्या ट्रांजेक्शन करने वाले हो। तो कंज्यूमर कंसेंट के हिसाब से भी कंज्यूमर्स को अपनी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखना है, हर किसी के साथ में अपने डेटा को शेयर नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट इज what is the responsibility of e-commerce merchant to ensure before getting users consent about his or her details uses? देखिए, what is the responsibility of e-commerce merchant? अब जो मर्चेंट साइट्स है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? to ensure before getting user consent about his or her detail uses. Okay, so to provide the user assurance that his information will be kept confidential and not be misused for personal gain. तो हर मर्चेंट वेबसाइट सपोज अमेजॉन है तो उसकी अपनी वेबसाइट मर्चेंट वेबसाइट्स हुई, ओके। तो हर मर्चेंट वेबसाइट्स के ये हम बोल सकते हैं कि ये उनके पास में अथॉरिटी होना चाहिए या उनके पास में रूल बनाया हुआ होना चाहिए कि आपके पास जो भी यूजर का डेटा आ रहा है वो कॉन्फिडेंशियल बना रहे और उसका कोई भी मिसयूज ना हो। तो ये कंज्यूमर कंसेंट के हिसाब से भी क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ओके। तभी वो वेबसाइट्स ट्रस्ट वर्दी बनेगी और कंज्यूमर उनके साथ में क्या कर सकेंगे? डील कर सकेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज ऑनलाइन फ्रॉड। अब देखिए ऑनलाइन फ्रॉड बहुत अच्छे से आप सब अवेयर हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले जो क्वेश्चंस पढ़ाए उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ओके, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी आया था। ओके, सो ऑनलाइन फ्रॉड्स क्या होते हैं? फ्रॉड कमिटेड यूजिंग इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन फ्रॉड। दिस इज द सिंपल बेसिक डेफिनेशन कि ऑनलाइन जो फ्रॉड कमिट होते हैं, इंटरनेट पे जब कोई फ्रॉड कमिट होते हैं तो उन्हें हम ऑनलाइन फ्रॉड कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देने हैं, तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं ऑनलाइन फ्रॉड के, है ना। सपोज आपको कोई गुड्स डिलीवर नहीं हुआ, वो कंपनीज के साथ में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ओके, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन स्टील हो रही है, इधर वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो या फिर हम बोल सकते हैं कोई यूजर आईडी, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो। फ्रॉडुलेंट पेमेंट एक ऑनलाइन फ्रॉड होता है। अब एग्जाम्पल्स के बिहाफ पे यदि बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स के बिहाफ पे हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए, लाइक फेक अकाउंट ऑन फेसबुक इज ओपन। आप सभी ने बहुत देखा होगा ऐसा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कि फेक अकाउंट्स होते हैं और वहां से यूजर की डिटेल को स्टील किया जाता है, परेशान किया जाता है। ओके, सो एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन इट। यूजर्स के अकाउंट को फेक अकाउंट के थ्रू हैक कर लिया, उस पर फॉल्स इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं। दो सच अकाउंट्स द गर्ल आर इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइटेड। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो आज के टाइम पे हो रहे हैं। ओके, द नंबर ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड आर ऑब्टेन्ड बाय हैकर्स। हैकर्स क्या करते हैं? आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, सोशल अकाउंट्स, इन्हीं से तो सारी डिटेल को हैक करते हैं, और हैक करके इसे हम क्या बोलेंगे, जब ये हैकिंग कर लेते हैं इन सारी चीज़ों की, जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स होती है, जो आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होती है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्रॉड्स बोलते हैं और साइबर क्राइम्स के नाम से जानते हैं। द पिन कैन बी मिसयूज्ड। अब जो पिन आपका हैक किया हुआ है वो मिसयूज हो सकता है। मनी जो स्टील की हुई है वो आपके अकाउंट से निकाली जा चुकी होती है, उसका मिसयूज किया जा चुका होता है। ओके, सो ये बेसिकली मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, होप आपको समझ में आए होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। ओके, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड एक ऐसा टॉपिक है जो हम अपने अकॉर्डिंग भी कुछ एग्जाम्पल्स यदि आप प्रिपेयर करते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। देखिए अब क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एक्ट कमिटेड बाय अ पर्सन हु विद इंटेंट टू डिफ्रॉड use a credit card that has been revoked, cancelled, reported lost or stolen to obtain anything of value। तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कब होते हैं? जब आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो गया हो, किसी ऐसे पर्सन के हाथ लग गया हो जो आपके क्रेडिट कार्ड का मिसयूज कर रहा हो। ओके, उसमें जो डिटेल्स है उसको एक्सेस कर रहा हो, ठीक है। फिर या हम बोल सकते हैं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो रिवोक हो गया हो, कैंसिल हो गया हो। इस केस में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। ओके, अब क्रेडिट कार्ड में होता क्या है? क्रेडिट कार्ड में आपका नंबर होता है, आपका पिन नंबर होता है, डेट होती है, आपकी डिटेल, बैंक अकाउंट्स की कुछ डिटेल्स होती है, जो लाइन होती है क्रेडिट कार्ड पे आपने देखा होगा। ओके, सो यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड विदाउट पोजेशन ऑफ द एक्चुअल कार्ड इज ऑल्सो फॉर्म अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? आइडेंटिटी, देखो अभी जो हमने देखा वो क्रेडिट कार्ड था। क्रेडिट कार्ड से क्या होता है? क्या स्टील हो सकती है? आपकी मनी स्टील हो सकती है बैंक अकाउंट में जो होती है। लेकिन आइडेंटिटी, किसी पर्सन की आइडेंटिटी को चुराना, वो आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाते हैं। आइडेंटिटी मतलब उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसकी वैल्यू, उसकी जॉब पोस्ट, सारी चीजें। जब आप ये सारी चीजें, पर्सनल इंफॉर्मेशन जब एक्सेस करते हो, थेफ्ट करते हो, तो उसको, उस फ्रॉड को कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। ये भी एक टाइप का फ्रॉड होता है। ओके, सो इट इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी फ्रॉड। इट इज अ क्राइम इन विच यू कैन इम्पोस्टर ऑब्टेन्स की पीसेस ऑफ पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन। ओके, PII है इसका शॉर्ट फॉर्म, मतलब पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना। ओके, दिस टाइप ऑफ फ्रॉड इज नोन एज आइडेंटिटी फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट। अब कौन सी इंफॉर्मेशन हो गई? सोशल सिक्योरिटी, ड्राइविंग लाइसेंस, और हम बोल सकते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, है ना। सो ये सारे क्या कहलाते हैं? आपकी आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं, आपकी आइडेंटिटी को शो करते हैं। जब ये सारी चीजें होती है, किसी फ्रॉड का हिस्सा बनती है, तो इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट मेजर्स कैन यू टेक टू कर्ब ऑनलाइन फ्रॉड्स। अब ऑनलाइन फ्रॉड्स को कम करने के लिए ओके, आप क्या मेजर्स लोगे? ऑनलाइन फ्रॉड्स को और ज़्यादा होने से रोकने के लिए हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए? क्योंकि दिन पे दिन जैसे जैसे इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स हो गए जो इंटरनेट वेबसाइट्स का यूज करते हैं, टोटली हम कहीं ना कहीं डिपेंड हो गए इंटरनेट पे। ओके, तो अब वैसे ही फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो इन फ्रॉड्स को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए?
क्या मेजर्स लेने चाहिए? स्टॉप बिलीविंग अननोन इमेजेस। अब इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, ओके, जो हमने साइबर एथिक्स चैप्टर में भी देखा, ओके। सो आपको अननोन इमेजेस पे विश्वास करना बंद कर देना चाहिए, ओके। डोंट क्लिक टू अननोन अटैचमेंट्स। कभी कभी ऐसा होता है, कोई आप सर्च कर रहे हो और बीच में किसी दूसरी चीज के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, कोई लिंक आ रही है, तो आपको उसको क्लिक नहीं करना है, उन अननोन अटैचमेंट्स को आपको एक्सेस नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है। नेवर शेयर पर्सनल डिटेल्स। कभी किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी है, क्लियर। बी अवेयर ऑफ स्पाईवेयर। जो वॉर्म्स होते हैं, स्पाईवेयर्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनसे बहुत हमें बच के रहना है, ओके। इट कैन हार्म आर पर्सनल डिटेल्स ऑल्सो, आर इंफॉर्मेशन ऑल्सो, इवन आर कंप्यूटर सिस्टम ऑल्सो, ओके। प्रोटेक्ट योर फाइनेंशियल डेटा। अब इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट्स में, नेट बैंकिंग वेबसाइट्स हो गई या फिर कोई भी इंटरनेट पे ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आपकी डेटा है, ओके, जिसमें आपका मनी सेव किया हुआ है आपने, क्लियर, तो वहाँ से अपने फाइनेंशियल डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना, ओके। और उसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए, ओके, फायरवॉल्स का यूज़ करना चाहिए। अवॉइड शेयरिंग बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है, किसी पर्सन की हो सकती है, उसको शेयर करने से बचना, ओके, अवॉइड करना। यूज पासवर्ड्स एंड पिन्स। हर चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या पिन कोड का मैकेनिज्म यूज करना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप सभी को अच्छे से बताया है मैंने डिटेल में, जिसमें अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स, नंबर्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, ओके, ये सारी चीजें जिससे मिलकर बनती है वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, ओके। आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, किसी फ्रेंड का नाम, ऐसे बिल्कुल किसी का नाम सेट नहीं करना है, क्लियर, जो इजीली हैक हो सके। अब व्हाट इज दिस सेफ डेटा ट्रांसमिशन? अब सेफ को हम यहाँ से किस नाम से जान सकते हैं? व्हाट इज सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के नाम से भी जान सकते हैं। हाउ कैन यू इंश्योर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन? देखिए, सेफ डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है और सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन को कैसे इंश्योर करते हैं हम, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया था जब हमने ये पढ़ा था सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, जब भी बहुत डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन की थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि डेटा सिक्योरली ट्रांसफर हो उसके लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरत होती है। क्या? पहली तो ये कि आपका डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो। दूसरी चीज़ क्या कि आप हमेशा जब भी किसी वेबसाइट का यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट का, तो उसके आगे आप इंश्योर रहे कि आपने पैडलॉक साइन देखा है और HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ हो रहा है, ओके। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिक्योरली डेटा को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं, ओके। सो इसी को, इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं कि डेटा आपका इनक्रिप्टेड वे में जा रहा है, ओके। तो इसके लिए हम बोलते हैं इसे SSL, मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर और क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स। इस सिक्योर सॉकेट लेयर में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमारे डेटा को सिक्योरली ट्रांसफर करते हैं। तो वो प्रोटोकॉल कौन सा हुआ? HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ओके। अब इसमें जो मेथड यूज हुई क्रिप्टोग्राफिक मेथड, तो वो मेथड कौन सी हो जाएगी? इनक्रिप्शन मेथड। इनक्रिप्शन मेथड भी मैंने डिटेल में समझाई थी कि जो मैसेज आपका ट्रांसफर हो रहा है, जब वो मैसेज ट्रांसफर होगा तो उसके साथ में एक की अटैच होगी। वो की होगी कुछ नंबर्स और नंबर्स या अल्फाबेट्स का कैरेक्टर का कलेक्शन। वो की आपके मैसेज को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, जिससे आपका मैसेज सिक्योरली डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, ओके। यदि बीच में वो डेटा हैक हो जाता है या स्टील भी हो जाता है तो वो हैकर के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा। तो एनक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हो उसमें की अटैच हो जाती है और वो डेटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है, अनरीडेबल फॉर्म में होता है। वो डेटा रिसीवर के पास पहुंचकर ही ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ओके। और ये काम करता कौन है? सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होते हैं वो प्रोटोकॉल्स इस काम को अंजाम देते हैं, ओके। सो दैट प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशंस ऑन इंटरनेट फॉर सच थिंग्स एज वेब ब्राउजिंग, ईमेल, इंटरनेट फैक्सिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड अदर डेटा ट्रांसफर्स। अब इंटरनेट पे डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं हम? कुछ ईमेल करते हो आप, कोई मैसेज सेंड करते हो, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो इंटरनेट फैक्सिंग कर रहे होते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग में व्हाट्सअप, इंस्टा, ये सारी चीज़ें आई गई है, ओके। तो इस तरीके से जब कोई ट्रांजैक्शन होता है इंटरनेट पे, कोई भी एक्टिविटी होती है, तो वो एक्टिविटी सक्सेसफुल होती है, सिक्योर होती है जब वो SSL के थ्रू हो रही हो, ओके। नेक्स्ट इज What is intellectual property? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? ओके, ये हमने एथिक्स में देखा था, ई कॉमर्स एथिक्स हमने पढ़े थे, उसमें सबसे पहला था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है?
क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से आप क्या समझते हो, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशन आपने क्रिएट की तो वो इंफॉर्मेशन हो गई आपकी खुद की, आपका ओरिजिनल वर्क। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ ओरिजिनल वर्क क्रिएटेड बाय यू ओनली। ओके, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो उस प्रॉपर्टी पे सिर्फ आपका हक है, आप चाहो जिसको वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, सेल कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, तो ये कहलाया राइट टू शेयर दिस योर ओरिजिनल वर्क। आप अपने ओरिजिनल वर्क को जब शेयर करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो किसी पेमेंट पे, तो वो आपके राइट्स होते हैं, तो उसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये चीज तो सबको क्लियर है अच्छे से। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर राइट्स गिवन टू पर्संस ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। ओके, आप अपने दिमाग से जो भी क्रिएशन करते हो, न्यू क्रिएशन, इनोवेटिव क्रिएशन, ओके, उस पर जो राइट्स होते हैं वो राइट्स कहलाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दे यूजुअली गिव द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर यूज ऑफ हिज और हर क्रिएशन और फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के एग्जांपल्स क्या हो गए, बहुत कॉमन से एग्जांपल्स है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताए थे, लाइक कॉपीराइट, पेटेंट्स, है ना, ट्रेडमार्क, ये आपने बिजनेस में भी सुने होंगे बहुत बार। ओके, अब इंटरनेट पे जब आप कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हो तो आप चाहते हो कि वो इंफॉर्मेशन सिर्फ आप ही एक्सेस करो, बाकी यूजर्स उसे आपके नाम से एक्सेस करें, तो आप उसे कॉपीराइट कर सकते हो, जिसे और कोई कॉपी नहीं कर सकता है, और कॉपी करना चाहे तो आपसे परमिशन लेकर कॉपी करे। पेटेंट्स, आप उनके लिए राइट्स को परचेज कर सकते हो, आप कोई लोगो क्रिएट कर सकते हो, है ना, जैसे बिजनेस में होता है ना, कंपनीज में होता है, लोगोज होते हैं, कुछ नेम होता है, तो वो पेटेंट्स में आता है। ओके, अब यदि आपने कोई ट्रेडमार्क बना रखा हुआ है बिजनेस में, किसी भी चीज का या किसी इंफॉर्मेशन का कोई साइन बना रखा है, कोई डिजाइन है, तो वो ट्रेडमार्क में आते हैं। ओके, जो कभी कॉपी नहीं होंगे, इन्हें सिर्फ आप सेल कर सकते हो। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये कहलाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एंड दीज आर द एग्जांपल्स और टाइप्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लेजरिज्म। अब प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म, व्हाट इज प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब होता है बिना आपकी परमिशन के जब कोई पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है और यूज करता है और उसे अपना नाम देकर यूज करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेजरिज्म। सपोज आपने कोई 4 लाइन्स लिखी, ओके, इंटरनेट पे अपने दिमाग से क्रिएटिव करके कोई भी 4 लाइन्स, कोई शायरी हो गई या कोई पोएम हो गई, उसको अपलोड किया, शेयर किया। अब किसी और यूजर ने, किसी और पर्सन ने उन 4 लाइन्स को अपने नाम से शेयर कर दिया, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से प्लेजरिज्म हुआ। ओके, सो हाउ कैन यू अवॉइड प्लेजरिज्म। अब इस तरीके की प्लेजरिज्म को हम कैसे अवॉइड करेंगे कि आपकी क्रिएशन को कोई और यूज ना कर सके, ओके, एज सच विदाउट योर परमिशन। सो प्लेजरिज्म इज अ एक्ट ऑफ टेकिंग और कॉपिंग आइडियाज और वर्ड्स विदाउट क्लियरली एक्नॉलेजिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है उसका सोर्स बिना बताए आप कॉपी करते हो और उन आइडियाज को ले लेते हो। ओके, इसको हम बोलते हैं प्लेजरिज्म। अब कीप ट्रैक ऑफ सोर्सेस यू कंसल्ट इन योर रिसर्च। इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि जहां से आप ले रहे हो, सोर्स जहां से आपने लिया है, जैसे सपोज आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप विकिपीडिया वेबसाइट का यूज करते हो और वहां से कुछ डिटेल को, कोई डेफिनेशन को लिखते हो अपने प्रोजेक्ट में, तो आपको ये लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, या फिर आप रेफरेंसेस में पीछे लिख सकते हो कि आपने ये डेटा जो है विकिपीडिया से उठाया हुआ है, गूगल से एक्सेस किया हुआ है। ओके, सेकेंड इज इट मीन्स कि आप सोर्स को स्पेसिफाई कर रहे हो। ओके, पैराफ्रेज, पैराफ्रेज जैसे मैंने बताया था क्या, कि पैराफ्रेज और कोट फ्रॉम सोर्सेस एड योर ओन आइडियाज। अब पैराफ्रेज का मतलब होता है प्रिसाइज वे में किसी चीज को लिखना। ओके, अब सपोज आपने कोई पैराग्राफ देखा कहीं पे और उस पैराग्राफ को आप एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते हो। ओके, या तो आप उस ऑथर का नाम लिख के कॉपी करोगे या फिर आप उस पैराग्राफ को अपनी ओन लैंग्वेज में चेंज करके प्रिसाइज करके लिखोगे, तो उसे कहते हैं हम पैराफ्रेज। ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिट द ओरिजिनल ऑथर इन टेक्स्ट, साइटेशन और रेफरेंस। साइटेशन और रेफरेंस का यूज भी हम करते हैं। साइटेशन सबको क्लियर है, बुक्स में आपने जनरली देखा होगा, कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो वहां देखा होगा आपने कि पेज के फुट नोट पे, मतलब पेज के फूटर पे आपको कुछ बहुत स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ दिखता है। ओके, कोई सा भी टेक्स्ट है ना, तो वो कहलाता है साइटेशन। अब उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, जो भी टेक्स्ट से रिलेटेड है, उस पर्सन का नाम, ऑथर का नाम, हो सकता है कि वो इन्वेंशन का ईयर हो। ओके, नाउ रेफरेंसेस, हर पेज, हर बुक, कोई सा भी आर्टिकल, उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में रेफरेंसेस होते हैं कि डेटा आपने जो लिखा है, जो लिया है, वो कहाँ से लिया हुआ है।
है ना। सपोज कोई म्यूजिक कंपोज करते हैं, सिंगर्स होते हैं जो म्यूजिक को कंपोज करते हैं, बनाते हैं, ओके, तो वो म्यूजिक की लाइंस यदि आपने किसी और सिंगर से कॉपी की हुई है, ली हुई है, तो हम रेफरेंसेस में बताते हैं कि ये जो लाइंस है वो वहां से ली हुई है, ओके। सो उन्हें हम साइटेशन और रेफरेंसेस कहते हैं। यूज अ प्लेजरिज्म चेकर बिफोर यू सबमिट। अब प्लेजरिज्म चेकर का भी यूज करते हैं हम, ये चेक करने के लिए कि क्या प्लेजरिज्म हुआ है, क्या ये जो इन्फॉर्मेशन आपने ली वो किसी और सॉफ्टवेयर की तो नहीं है। तो प्लेजरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, ओके। टर्नकिट करके एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्लेजरिज्म चेक करता है, आपने जो इन्फॉर्मेशन ली हुई है क्या वो कहीं और से तो नहीं आई है। आपने देखा होगा कि जब कोई पर्सन पीएचडी करता है तो एक फाइल बनाता है अपनी, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, रिसर्च के नाम से भी जानते हो। पीएचडी या कोई सा भी रिसर्च जब आप करते हो तो उस टाइम पे रिसर्च में क्या होता है कि हम किसी के थॉट्स को, किसी के आइडियाज को कॉपी करते हैं, तो वहां हम क्या करते हैं, उनको क्रेडिट देकर लिखते हैं। वो सारी चीजें जो आप लिख रहे हो अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ में हम उनके वर्क को भी क्रेडिट देकर लिखते हैं, ओके। तो वहां पर जब आपकी थीसिस होती है, जो आप बनाते हो प्रोजेक्ट पूरा, उसे चेक किया जाता है कि आपने जो लिखा है उसमें आपने प्रॉपर साइटेशन रेफरेंसेस दिए हैं या नहीं दिए हैं, ओके। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसी को हम प्लेजरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं, ओके। सो बेसिकली सबसे ज्यादा जो होता है वो यही इन्हीं सारी चीजों में होता है, ओके। जब आप कोई थीसिस प्रिपेयर कर रहे हो या आप कोई नया आर्टिकल, नया बुक लिख रहे हो, क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिजिटल प्रॉपर्टी। अब डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिजिटल प्रॉपर्टी आप सभी को समझ में आया। अगर हम डिजिटल वर्ड हटा दे तो व्हाट इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सबको अच्छे से क्लियर है ना। आपके घर पे सपोज आपने कोई न्यू हाउस लिया, न्यू बाइक ली है, न्यू कार ली है, मम्मा ने कुछ न्यू ज्वेलरीज आपकी बनवाई है, ओके। सो जो चीज आपकी है वो आपकी प्रॉपर्टी है, ओके, समझ में आया। या फिर वो सारी चीजें रजिस्टर्ड होती हैं आपके नाम से, इट मीन्स वो आपकी प्रॉपर्टीज हुई। अब इंटरनेट पे यदि बात करते हैं हम तो डिजिटल प्रॉपर्टी क्या हुई, डिजिटल प्रॉपर्टी में कोई म्यूजिक आपने कंपोज किया, कोई आर्टिकल आपने लिखा, कोई पोएम आपने लिखी, आपने खुद ने लिखी, जो अपनी आपकी क्रिएशन है, आपकी माइंड के थ्रू आपने क्रिएट किया हुआ है, कुछ न्यू है, ओके। सो वो सारी चीजें जब आप इंटरनेट पे यूज करते हो, कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस करते हो, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डिजिटल प्रॉपर्टी कहलाती है। और डिजिटल प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, डिजिटल एसेट्स भी कहते हैं, ओके। सो व्हाट आर द थ्रेट्स टू डिजिटल प्रॉपर्टीज। अब डिजिटल प्रॉपर्टी के लिए क्या डर होते हैं, क्या थ्रेट्स होते हैं, ओके। क्या थ्रेट्स होते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई और एक्सेस ना कर ले, ये सबसे बड़ा थ्रेट होता है ना, क्योंकि आपने क्रिएट की हुई है वो, क्लियर। सो डिजिटल प्रॉपर्टी इज एनी इन्फॉर्मेशन, क्या हो सकती है, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, विच इज क्रिएटेड बाय यू और विच इज अबाउट यू एग्जिस्टिंग इन डिजिटल फॉर्म, जो डिजिटल फॉर्म में इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, एग्जिस्ट करती है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी ऑनलाइन और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब वो इंफॉर्मेशन मोबाइल में भी हो सकती है, कंप्यूटर्स में, पीसी में, लैपटॉप में, कहीं भी, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हो सकती है। अब इसके लिए क्या थ्रेट्स होते हैं, आपने कोई अच्छा सा आर्टिकल बनाया, लिखा है ना, या सपोज आपने कुछ ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपलोड किया हुआ है, ओके। तो अब उसके लिए क्या थ्रेट्स होते हैं, साइबर थ्रेट्स होता है पहला, कि अटैकर्स अटैक ना कर दें, मतलब हैकर्स जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा ना लें, ओके, पहला ये होता है। दूसरा, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन या लीकेज ऑफ डेटा। सो ये सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम है, क्या कि आपका जो डेटा है वो लीक ना हो, कोई और पर्सन आपके डेटा को यूज ना कर ले, है ना। सो एनी लीकेज ऑफ डेटा कैन बी लीड टू बिग प्रॉब्लम फॉर पर्सन हु इज हैविंग अ डिजिटल प्रॉपर्टी। सो बात समझ में आई अच्छे से, क्या होता है डिजिटल प्रॉपर्टी, ऐसे ये हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है, इसके सॉल्यूशंस भी हमने देखे थे, लाइक एंटी टैम्पर सॉल्यूशंस एंड ऑल। नाउ हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर डिजिटल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो डिजिटल प्रॉपर्टी अभी हमने देखा उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो, कैसे बचाते हो। सम डिजिटल एसेट्स कैन बी डिजिटली प्रोटेक्टेड बाय एनकोडिंग, एनक्रिप्शन और वाटरमार्किंग। आप एनकोड करके, एनक्रिप्शन करके, वाटरमार्किंग, ये तीनों एक ही चीज़ है। देखो, इनक्रिप्शन और वाटरमार्किंग डिफरेंट है। इनक्रिप्शन में क्या करते हैं हम, इनक्रिप्टेड वे में हमारी इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल करते हैं, कोई कॉपी करेगा तो वो डेटा एज इट इज कॉपी नहीं होगा, ओके, सिर्फ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। वाटरमार्क आप सभी ने देखा है, कोई इमेज होती है तो जिस इमेज को कोई कंपनी ने, जिसने भी क्रिएट किया, उस कंपनी का नाम लिखा रहता है, दैट इज कॉल्ड वाटरमार्क, ओके। अब इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। These methods are designed to prevent unauthorized use of assets such as photographs, films, music, software that is licensed to third party. क्लियर हुआ अच्छे से कि डिजिटल प्रॉपर्टी को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, एनक्रिप्शन के थ्रू, वाटरमार्किंग के थ्रू, चाहे वो कोई फोटोग्राफ हो, फिल्म हो, म्यूजिक हो या किसी भी तरीके का डेटा हो, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके।
13 questions is expand the terms OSI, FLOSS, FSF, GNU, GPL, W3C, OSS. देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एमसीक्यूज में भी आ सकता है और सभी के फुल फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए. ओके, सो OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सोर्स इनिशिएटिव. फ्लॉस फाइबर फ्री, लिब्रे और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना. लिब्रे की जगह क्या आ सकता है? लिब्र भी आ सकता है, LIVRE. ओके, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इज FSF. GNU is not Unix. GPL General Public License. W3C का एक्रोनिम क्या हुआ? वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम. ओके, C फॉर कॉन्सोर्टियम. जनरली बच्चों को WWW तो याद रहता है, वर्ल्ड वाइड वेब, बट C फॉर कॉन्सोर्टियम वो ऑर्गेनाइजेशन. ओके, OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. सो ये कुछ फुल फॉर्म्स है जो पूरे चैप्टर साइबर एथिक्स में से निकाल कर यहाँ पे शो किए हुए हैं. ओके, सो होप आपको ये अच्छे से समझ में भी आए होंगे. ये आपको अच्छे से याद कर लेना है. नाउ 14 क्वेश्चन इज व्हाट आर ओपन सोर्स बेस्ड सॉफ्टवेयर. अब ओपन सोर्स से सभी अवेयर है अच्छे से. क्या होता है ओपन सोर्स? ओपन सोर्स होता है जब किसी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड, जिस लैंग्वेज में वो सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, वो लैंग्वेज का कोड आपको जब मिल जाता है पब्लिकली अवेलेबल, तो उसे हम कहते हैं ओपन सोर्स. तो ओपन सोर्स बेस्ड ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं? सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड, मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनीवन हु हैज नॉलेज टू वर्क विथ कोड. देखो क्या बोला है, आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. ओके, किसके साथ में? उस पर्सन के साथ जिसको कोड का नॉलेज होता है, जो सोर्स कोड को समझता है, मतलब जिसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होता है. ओके, जो सॉफ्टवेयर बनाना जानता है. ओके, सो क्लियर हुआ इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? मोजिला, लिब्रे ऑफिस, VLC मीडिया प्लेयर, लाइनक्स एंड पाइथन. पाइथन आपके सिलेबस में भी है. ओके, सो ये जो सारे सॉफ्टवेयर है जिनके मैंने नाम बताए अभी, ये सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि इनके सोर्स कोड इंटरनेट पे फ्रीली आपको अवेलेबल होते हैं. आप इनके सोर्स कोड को यूज करके अपना नया कोई सॉफ्टवेयर, नया कोई प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो. ओके, अब नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट. कंपेयर एंड कंट्रास्ट मतलब यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए जिनके बीच में आपको डिफरेंस लिखना है. ये भी एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है. ओके, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे सारे सॉफ्टवेयर्स जो मैंने बताए थे आपको. वैसे तो सभी को क्लियर होंगे क्योंकि यदि मेरी वीडियो देखिए तो आज इन क्वेश्चन के आंसर्स को आप खुद से लिख सकते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने कंसेप्चुअली ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाई है. फर्स्ट आपको डिफरेंस लिखना है फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बीच. सेकंड आपको डिफरेंस लिखना है OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड फ्लॉस, फ्री, लिब्रे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड फ्री सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर, फ्रीवेयर एंड फ्री सॉफ्टवेयर. तो कुल मिला के कितने सॉफ्टवेयर्स पढ़े थे हमने? फ्री, ओपन सोर्स, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. ओके, सो डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट आपको कंपेयर करना है फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स. अब देखिए, फ्री सॉफ्टवेयर नाम से समझ में आ रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, आप इन्हें कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट इनका सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल नहीं होता है. ओके, अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दोनों में डिफरेंस ही यही है कि ये जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल तो होते हैं आपको, इनका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है जिन्हें आप मॉडिफाई, कॉपीड और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. तो बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस क्या हुआ कि फ्री सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड नहीं मिलता है आपको, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड आपको अवेलेबल मिलता है, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, है ना. इसके कुछ एग्जाम्पल्स. क्लियर? Next difference is open source software OSS and FLOSS, free, libre, open source software. Okay, अब open source software वही सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल है, जिसमें आप कोड में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, उस कोड को, उस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. लेकिन फ्री, लिब्रे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब क्या हुआ कि जो आपको कैसे अवेलेबल है, यूज्ड टू रिफर टू अ सॉफ्टवेयर विच इज बोथ फ्री एज वेल एज ओपन सोर्स कोड. तो फ्लॉस वो सारे सॉफ्टवेयर है जो फ्री में अभी अवेलेबल है, प्लस साथ में इसका सोर्स कोड भी आपको अवेलेबल मिल रहा है. तो ये बना किससे है? दोनों से मिलकर बना है, फ्री सॉफ्टवेयर से भी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से, दोनों से मिलकर ये सॉफ्टवेयर्स बने हैं. ओके, सो डिफरेंस क्लियर है. नेक्स्ट इज कंपेयरिंग प्रोप्राइटरी एंड फ्री सॉफ्टवेयर. अब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सबसे डिफरेंट है, ना फ्री में अवेलेबल होता है, ना इधर फ्री नॉर ओपन, ना इसका सोर्स कोड ओपन होता है, अवेलेबल होता है, ना ही ये फ्री होते हैं. इट इज यूज्ड, रेगुलेटेड एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफिकेशन इज आइदर फॉरबिडन
और रिक्वायर स्पेशल परमिशन बाय द सप्लायर और वेंडर। यदि इन सॉफ्टवेयर्स को आपको यूज करना है, कॉपी करना है, मॉडिफाई करना है इनके सोर्स कोड को, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल परमिशन चाहिए होती है प्रोग्रामर की, ओनर की, जिसके थ्रू आपने ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर परचेज किया है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को हमें परचेज करने की जरूरत होती है, ना ये फ्री में अवेलेबल होते हैं और ना ही इनका कोई सोर्स कोड आपको अवेलेबल होता है। अब फ्री सॉफ्टवेयर जस्ट इसका अपोजिट होता है, क्या कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, इनको आप कॉपी कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट फ्री सॉफ्टवेयर में आपको सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज कंपेयर फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर। फ्रीवेयर और शेयरवेयर, फ्रीवेयर मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसका सोर्स कोड नहीं मिलता है हमें, डू नॉट मॉडिफिकेशन, आप इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करते हो, ओके, क्योंकि इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। और शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर्स हुए जो क्या होते हैं, जिनमें अगेन आप सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, और इनके लिए आपको क्या करना है, एक ट्रायल पीरियड होता है इन सॉफ्टवेयर्स का। जब आप इन सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो इट मीन्स कि आप इन सारे सॉफ्टवेयर्स को, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स को एक ट्रायल पीरियड के लिए यूज कर रहे हो, जैसे सपोज 1 वीक, 2 डे, 3 डेज, ओके, और उसके बाद आपको इन सॉफ्टवेयर्स को परचेज करना होता है, इनका लाइसेंस लेना होता है, ओके। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स, उसमें उसका सोर्स कोड भी आपको अवेलेबल नहीं होता है। सो क्लियर है, फ्रीवेयर शेयरवेयर भी, फ्रीवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है, ट्रायल पीरियड आपका फ्री होता है यहाँ पे, ओके, जो भी 1 डे, 1 वीक, 2 वीक या हम 2 डेज, 3 डेज, जो भी आपको ट्रायल पीरियड मिलता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, गेमिंग्स, जो गेमिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपके, जो फ्री रहते हैं, आपको 1 ट्राई 2 ट्राई आप देख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, अच्छा लगे तो हम उसे परचेज करते हैं। सो दैट आर कॉल्ड शेयरवेयर। इन्हें आप कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो यूजर्स के साथ, ओके। नेक्स्ट इज फ्रीवेयर एंड फ्री सॉफ्टवेयर। अभी हमने फ्रीवेयर और शेयरवेयर देखा, तो फ्रीवेयर तो वही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, ओके। बट फ्री सॉफ्टवेयर क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कैन बी कॉपीड, रीडिस्ट्रीब्यूट, बट नो सोर्स कोड इज अवेलेबल। यहाँ भी सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, ओके। सेम ऐसी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, विच अलाउ कॉपिंग, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, बट नॉट मॉडिफिकेशन। यहाँ आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो क्योंकि सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। अब देखिए, इंटरनेट पे जितने सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी जो भी हमने देखे, ये सभी पब्लिक डोमेन होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को छोड़कर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को स्किप करके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्लॉज, ये सारे सॉफ्टवेयर किसके अंदर आते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर दैट हैज नो लीगल कॉपीराइट, बिना एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन के होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं पब्लिक डोमेन, जिसका कोई लीगल कॉपीराइट नहीं होता, क्योंकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके लीगल होते हैं, राइट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ओके। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। It is free and open source software that can be publicly modified, distributed, sold without any restriction. बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आप पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ओके। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या हुए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को छोड़कर जितने भी सॉफ्टवेयर हमने देखे वो सभी सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नेम सम कॉमन पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस। अब कुछ कॉमन पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस हमने डिटेल में पढ़े थे, जीपीएल, एलजीपीएल, एमआईटी, अपाचे, बीएसडी, ये सभी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के ही लाइसेंसेस थे, ओके। तो यहाँ पे उन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हमें देना है, तो लाइनेक्स, अपाचे, फायरफॉक्स, के ऑफिस, थंडरबर्ड, ओपन ऑफिस, के ऑफिस एंड स्क्वायरमेल, ये जितने भी सॉफ्टवेयर मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर फाउंडेशंस है ना के थ्रू लॉन्च किए गए हैं और उन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। इन सभी के आपको सोर्स कोड भी मिलेंगे अवेलेबल, इनमें आप चेंजेस कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कोई नया सॉफ्टवेयर भी डिजाइन कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स, ओके। व्हाट इज जीपीएल सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अब देखो, जीपीएल का फुल फॉर्म क्या हुआ, जीपीएल का फुल फॉर्म है जनरल पब्लिक लाइसेंस। जनरल पब्लिक लाइसेंस, ये लाइसेंस किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई थी, किसने बनाए थे, रिचार्ड एम स्टालमन का नाम मैंने आपको बताया था। 1983 में जीएनयू प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था
पहला फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद FSF फाउंडेशन उन्होंने लॉन्च किया, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, वहां उन्होंने और ज्यादा फ्री सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन किया, बनाया, लॉन्च किया। ओके, जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी हम जानते हैं। तो GPL वो लाइसेंसेस होते हैं जो फ्री सॉफ्टवेयर्स के होते हैं जिन्हें आप यूज करते हो। द GPL ग्रांट्स एंड गारंटीज अ वाइड रेंज ऑफ राइट्स टू डेवलपर्स, ओके, who work on open source project। वो डेवलपर्स, वो प्रोग्रामर्स जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उन्हें पूरे राइट्स कौन प्रोवाइड करते हैं? GPL, जनरल पब्लिक लाइसेंस। ये सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस होते हैं। इट अलाउ यूजर्स टू लीगली कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर। अब इन राइट्स में क्या करता है यूजर? उन सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकता है, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने कलीग्स, एम्प्लॉइज के साथ, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं उसको आप लीगली कॉपी भी कर सकते हो, क्योंकि ये बिना कॉपीराइट के होते हैं, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। अब GPL को यूज किया गया फर्दर एक नए वर्जन के साथ जिसका नाम था LGPL। LGPL क्या है? एक अमेंडमेंट वर्जन है GPL का। इट स्टैंड्स फॉर लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस। क्यों? क्योंकि इसको लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस क्यों कहा गया? क्योंकि इस लाइसेंस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि जब आप इस लाइसेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मॉडिफाई करते हो, रीयूज करते हो, तो वहां आपको कुछ लेजर रेस्ट्रिक्शंस को यूज करना होता है, फॉलो करना होता है। ओके, सो GPL फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइसेंस अवेलेबल होता है जिसमें आप इजीली कॉपी, मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड डिजिटल डिवाइड? डिजिटल डिवाइड का क्या मेजर फैक्टर्स है? क्या होता है डिजिटल डिवाइड? लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, वो इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, ओके, उसे हर कोई यूज कर सकता है, हर कोई एक्सेस कर सकता है। ओके, तो ये तो हुआ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन कि आप आराम से किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आज भी ऐसे कुछ एरियाज हैं, जैसे हम अर्बन और रूरल एरियाज की यदि बात करते हैं, तो रूरल एरियाज में आज भी ऐसी विलेजेस हैं जहां पर वो लोग इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से वो डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में कैपेबल नहीं है। ओके, तो इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? डिजिटल डिवाइड। अब क्यों कैपेबल नहीं है? बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी की कॉस्ट की वजह से वो उसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं। एक्सेस फॉर द डिसेबल्ड, कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, इस वजह से एक्सेस नहीं कर पाते हैं। स्किल्स नहीं होते हैं उनके पास, है ना, मतलब कंप्यूटर को समझ नहीं पाते, इंग्लिश नहीं आती है उनको वो स्किल्स नहीं पता जिसके थ्रू वो कंप्यूटर, इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। लैक ऑफ एजुकेशन, सेम उसी का मैटर हो गया। नाउ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जब कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम हमारे गोल को नहीं अचीव कर पाते हैं, हम उस चीज को नहीं समझ पाते। तो इंफॉर्मेशन भी हमें हर चीज की होना बहुत जरूरी है। एंड लोअर परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स। अब जैसे कि पता है कि रूरल एरियाज में, विलेजेस में सिग्नल्स की बहुत प्रॉब्लम होती है ना, कंप्यूटर्स बहुत स्लो चलते हैं, इंटरनेट बहुत स्लो चलता है, तो एक ये भी मेजर रीजन होता है। सो दीज आर द रीजन ऑफ डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड के रीजन यही है, और इसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाई हैं। ओके, और बहुत जल्दी ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ओवरकम हो जाएगी। सो द मेजर कॉज ऑफ डिजिटल डिवाइड इज एक्सेस। Although this is major contributing factor, there are other factors that contribute, which include are these factors. Okay, next is write any one application of e-governance and e-commerce. अब देखिए, ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स यही फैक्टर है डिजिटल डिवाइड को खत्म करने का, है ना। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स आप सभी को पता है अच्छे से कि बिजनेस को जब ऑनलाइन कर दिया, इट मीन्स कि घर बैठे आप सारी चीजें कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। ई गवर्नेंस का मतलब कि गवर्नमेंट के जो काम होते हैं ना, जो गवर्नेंस के वर्क होते हैं, जो आपसे रिलेटेड होते हैं, आपके राइट से रिलेटेड होते हैं, वो भी आजकल सब क्या हो गए हैं? ऑनलाइन हो गए हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई लर्निंग, वो काफी हद तक हेल्पफुल है हम सभी लोगों के लिए। ओके, सो डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए हम इस तरीके की टेक्नोलॉजीज का भी यूज कर सकते हैं जो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू दिन पे दिन आगे बढ़ रही है, लॉन्च हो रही है। ओके, सो ई गवर्नेंस के अंदर क्या आ गया? फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, स्ट्रक्चर्स फॉर आधार कार्ड, वीजा। ओके, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ई गवर्नेंस वेबसाइट का यूज करके आधार कार्ड, वीजा, ऐसे आप किसी भी तरीके की ऑनलाइन एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ओके, ई कॉमर्स में क्या आ गया? ऑनलाइन एक्सचेंजेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ऑनलाइन एक्सचेंजेस मतलब क्या? कोई शॉपिंग वेबसाइट्स हो गई, कोई टिकट बुकिंग वेबसाइट्स हो गई, तो ये सारे जो काम है वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स में आते हैं। ओके, सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। सो यहाँ पे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस टाइप ए जो आपकी बुक में मेंशन था चैप्टर के बाद फिनिश होते हैं। क्लियर? सो यदि आपको मेरी वीडियो
अच्छी लगी तो आप इसे magnetbrains.com से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ सिंपल आपको क्लास 10 सेलेक्ट करना है और साथ ही आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 बुक। सो नीचे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं, ओके, और यहाँ से आप सारे वीडियो लेक्चर्स को इजीली एक्सेस कर सकते हो। कुछ इस तरीके से प्ले होना है। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे पूरी तरीके से फिनिश होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विच इज MCQ वीडियो। सो स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।